लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, उनका भी है। वो सरकार का काम है, सरकार जो करती है वो करे। मेरे मन में जो हीरो है वो हीरो है, जो नहीं है वो नहीं है। किसी को बुरा लगता हो तो लगे, और दुनिया का कोई कानून मुझे अपना हीरो चुनने में मेरे लिए बाधा नहीं बन सकता कि ये कानून है, इसको हीरो मानूं। मैं नहीं मानता। मेरा हीरो सुभाष चंद्र बोस है, मेरा हीरो सावरकर है, शिवाजी है। मुझे अगर इसी पे तय करना है तो मैं किसी महान को हीरो मानूंगा। मैं बौनों को क्यों हीरो मानूं भाई? क्योंकि वो नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते। हजारों सवाल हैं उनसे भी मेरे, बहुत हैं, और उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा। ठीक है, भारत सरकार का मामला है, वो वहां है। अभी आरटीआई कहती है कि उन्हें किसी ने महात्मा नहीं कहा था, लेकिन ठीक है, जैसे भी थे वो रहे। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। महात्मा गांधी की गोली लगी, उन्होंने कहा हे राम। किसने सुना था? कौन था वहां कान लगा के? कौन सुन रहा था कि हे राम कह रही है? और कौन इतना बहादुर था कि गोली चलते में वो सुन रहा था कि उन्होंने क्या कहा है? हमने क्या गढ़ा है यार? सच बात तो बोलो, सच तो कहो यार। हम तो किसी पदवत पे नहीं है, हमारी कौन सी सत्ता जा रही है? लेकिन गांधी जी नॉन वायलेंस सुनते सुनते पागल हो गया मैं। लेकिन इस नॉन वायलेंस ने 21 लाख लोगों की लाशों पे यह देश तथाकथित तौर पे आजाद हुआ। यह देश इसलिए भूलना चाहता है कि इस देश को सच सुनने और सच कहने की आदत नहीं है। 70 साल में यह आदत डाली गई है कि झूठ बोलो और ऐसी बात कहो जिससे किसी को तकलीफ ना हो, चाहे आप तकलीफ में मर जाएं। नोआखली का दंगा हो रहा था, बंगाल में जो दंगा हो रहा था, जो पंजाब में रेप हो रहे थे, यह उसी समय की घटना है जब दिल्ली में विजनरी प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे और 15 अगस्त का झंडा फहरा थे। कभी कभी मुझे लगता है कि पड़ोसी मुल्क में 12-13 साल का वास्ता रहा है। आप कुछ चीजों में गाली दे सकते हैं जी, ये आजादी का झंडा जब फहराया जा रहा था 14 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान के बारे में आप कोई भी राय बनाएं, लेकिन जो बात किसी ने की उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमारे यहां क्या हुआ? यह कहा गया कि तिरंगा तो लहरेगा लेकिन यूनियन जैक को हटाया नहीं जाएगा। बड़ी मिन्नतें की गई। जिनको ट्रांसफरों की पावर मिली थी उनको लगा कहीं बाद में तो मैं अकेला रह जाऊंगा, ये तो बचाने आएंगे नहीं मुझे। लिहाजा बाद में यह कंप्रोमाइज हुआ कि यूनियन जैक को पूरे शान बान के साथ धीरे धीरे उतार के रख दिया जाएगा। लेकिन पड़ोसी मुल्क ने क्या किया? पड़ोसी मुल्क ने यूनियन जैक को उतारा, उसमें आग लगाई और फिर झंडा फहराया। इसी तरीके से आपने सिर्फ ये नहीं किया, आपने उस झंडे के बाद जो तथाकथित आजादी थी, जिन लोगों से आजादी लेनी थी, वो लोग आपके 48 तक यहां मौजूद थे। भारत के अंदर भी माउंटबेटन मौजूद थे और पाकिस्तान में भी थे, और दोनों सेनाओं के चीफ थे और हम लड़ रहे थे। और उन्होंने पीछा तो हमारा 71 तक नहीं छोड़ा। जब माउंटबेटन की डेथ हुई तो इंदिरा गांधी ने भारत की सेना की एक टुकड़ी भेजी उन्हें सैल्यूट देने के लिए कि उनके पिताजी की। हम तो कमाल का काम किए। ये देश कैसे चल रहा था यार? इसलिए मैंने एक पूरी क्रोनोलॉजी बनाई कि सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 के अंदर आजादी की घोषणा करते हैं, सिक्का चलाते हैं, करेंसी चलाते हैं, बैंक चलाते हैं। दुनिया की 11 देश उनको मान्यता देते हैं, जिसमें यूएसएसआर भी है।
अब इसको मैं कॉन्स्पिरेसी न कहूं तो क्या कहूं कि एक शख्स 43 के अंदर मोइरान में आता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लेता है, झंडा फहराता है, शौकत मलिक से कहता है आप जाइए दिल्ली के अंदर झंडा फहराइए, और वो आदमी भी गायब हो जाता है। और 47 आते आते सुभाष चंद्र बोस पता नहीं कहां चले जाते हैं, आज तक थ्योरी पता नहीं चलती। ये तो भला हो कर्नल RSN सिंह और GD बख्शी जैसे लोगों का, इस लड़ाई को लड़ा, लड़ने के बाद जो तथ्य हैं वो असल बात है इंपॉर्टेंट। सरकार बदली वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार जिन बुनियादों पे बदली है, सरकार को हम 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस एजेंडे पे लाए हैं उससे एक कदम इधर से उधर नहीं होने देंगे। यह जिम्मेदारी आपकी है। वोट देकर के सत्ता में बैठाने के बाद जो लोग सो जाते हैं वो फिर 1000 साल तक गुलाम रहते हैं। पूरी ताकत के साथ सुभाष चंद्र बोस का केस लड़ा हम लोगों ने, साल भर में तमाम दुनिया के डॉक्यूमेंट से लाके प्रूफ कर दिया। आपके प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया, माना, तमाम तथ्यात्मक साबित हो गए, और देश में पहली बार, आज अक्टूबर है, यह ध्यान रखिएगा, पिछले अक्टूबर को भारत का प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को लाल किले पे जाता है और दोबारा से झंडा फहराता है। इसलिए कि ये अक्टूबर पे जाकर के झंडा फहराने की परंपरा सुभाष चंद्र बोस क्या थे वो दुनिया और आज की जनरेशन देखेगी, आपको बताना नहीं पड़ेगा। जब वो बच्चा सवाल करेगा आपसे कि 2 बार झंडा क्यों फहराया गया है, तो पता चलेगा एक बार फ्रॉड है, एक बार ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस चले गए, तब वो प्रधानमंत्री बन पाए। बेटी को बनना था तो बलि ले ली शास्त्री जी की, बेटे को बनना था तो मां की बलि ले ली। अब सवाल यह बलि दें किसकी, इसलिए बन नहीं रहा कोई। आप देखिए कि जो कहती है वो त्याग की देवी थी, उन्हें अपना नाम त्यागी रख लेना चाहिए था। 2 ऐसे लोग जो बेहतरीन लोग थे, उनकी पार्टी क्या थी वो छोड़ दीजिए, दोनों प्राइम मिनिस्टर के पोटेंशियल कैंडिडेट थे। एक का हवा में हवाई जहाज क्रैश होता है जिसमें 5 पत्रकार मारे जाते हैं, एक सड़क पे दुर्घटना में मर जाता है। आप में से सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े होंगे। कोई कमीशन बना उनके ऊपर, कोई इंक्वायरी हुई, कोई उनका पोस्टमार्टम हुआ? क्या कांग्रेस के लोगों का पोस्टमार्टम करना मना है? लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम हुआ? नहीं हुआ। यह परंपरा पुरानी है, कोई नई नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले में एक डॉक्यूमेंट था जो 1.5 साल पहले, जिसको खत्म कराने में जान लगा दी हम लोगों ने। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो भारत की आर्काइव में मौजूद था, कि सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल। यह किसने लिखा? इसलिए आपके यहां जो सत्ता पे बैठे थे वो एक तरीके से उनके एजेंट ही थे भाई। इसलिए वीर सावरकर के बारे में कुछ बौने राजस्थान का मुख्यमंत्री, जो इतने वीर हैं कि 10 जनपद की चप्पलों से कभी सर उठाए नहीं उन्होंने, वो वीर सावरकर के बारे में कहते हैं ये शख्स वीर नहीं है, वो इनके बारे में कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि समाज की चुप्पी जो है कुछ बौनों को इतना बड़ा बना देती है कि आपका आइकॉन को भी वो टच कर जाते हैं और आप खामोश रहते हैं। इसलिए मोहम्मद साहब के बारे में सच बात भी आप नहीं, साहब आग लगा देंगे हम, डरा दिया आपको, आप बोलते नहीं है। इसलिए लोग, एक हैदराबाद में जोकरों की सी टोपी लगाने वाला आदमी, हर 6 महीने के बाद उसे 15 मिनट चाहिए होते, हर 6 महीने बाद बोलता रहता हूं। हम कहते हैं ये ख्वाहिश बंद कर दो, किसी दिन ख्वाहिश पूरी हो गई, मत, ऐसी कोई ख्वाहिश मत करो जो ये देश पूरी करने के लिए आतुर बैठा हो। ब्लेम भी नहीं करोगे तुम हमें कि हमने तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की भाई। वहां पे भी उस आदमी ने जब सीता माता के लिए कहा, जब रामचंद्र जी की मां के लिए उसने सवाल किया, इस देश में कोई बोला नहीं।
हमारी सेंसिटिविटी इतनी मर चुकी है, और अपनी चीजों के प्रति सेंसिटिविटी मर चुकी है, लेकिन दूसरे के बारे में बहुत सेंसिटिव है। इधर से जुलूस मत निकालो, इधर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब स्थिति आपकी ये कर दी कि जुलूस ही नहीं निकाल पा रहे आप। तो सरकारें जुलूस निकालने के नहीं आती हैं। आपकी महाराष्ट्र की पुलिस का एक किस्सा आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी तेज तर्रार मानी जाती है, बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कोई भी गुरुद्वारे पे, मंदिर पे, मस्जिद पे लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर नहीं है। जिस महिला ने पीआईएल डाली, तहलियानी साहब जज थे, उन्होंने यह फैसला दिया। फैसला इंप्लीमेंट कौन करेगा? पुलिस करेगी। वही महिला 6-7 महीने बाद एक थाने में गई, उन्होंने कहा कि ये आपके बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैं बॉम्बे में रहती हूं, मेरे घर के चारों तरफ 7 मस्जिदें हैं, 15 मिनट के इंटरवल से ये शुरू होते हैं, 1.25 घंटे तक ये चलती है। तमाम सारे बच्चे कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं, वो 4-4 बजे सोते हैं, उनकी नींद टूट जाती है, ये बंद होना चाहिए। उस आदमी ने, उस थाने के एसएचओ ने मैडम के पैर पकड़ लिए, कहा बहन जी आपको निजी तौर पे कोई समस्या है, मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर इस ऑर्डर को लागू किया तो बॉम्बे में आग लग जाएगी। ये आपकी व्यवस्था के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके अंदर डर पैदा कर दिया है। आपका मजाक कोई उड़ाए, आपके किसी कानून की धज्जियां उड़ाए, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एक लंबे समय से डरा के रखा गया है। जब आपने डरना छोड़ दिया, तो अब जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कब छोड़ोगे हमें। अब पूरी दुनिया आपसे डर रही है। अब उनकी यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या कर दिया इस आदमी, जिसे हम मुसलमानों का कातिल कहते थे, कि सारा अरब वर्ल्ड इसे अपने यहां के हाईएस्ट सम्मान से नवाज रहा है, सब उसे एक से एक अवार्ड दे रहे हैं। तो मैं बार बार ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं, अगर स्थायी शांति चाहिए तो स्थायी तौर पे शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। बिना शक्ति के प्रदर्शन के कहीं दुनिया में शांति नहीं होती। जो लोग शांति मांगते हैं वो कटोरा लेके घूम सकते हैं, शांति नहीं मिलती है। शांति गरीब आदमी को मांगने का अधिकार नहीं है। 9/11 किया, ना यूएनओ से पूछा, ना अपनी पार्लियामेंट से पूछा, ना फौज से पूछा, 2 मुल्क को निपटा दिया। यहां सवाल हो रहा था 70 दिन से, जाएं न जाएं, हम करें न करें, उड़ी जाएं नहीं जाएं, इधर से जाएं उधर से जाएं, बातचीत। 70 साल से भारत पाकिस्तान के बीच में बात हो रही है। यह दुनिया की गिनीज बुक में सबसे लंबी बातचीत है। हर तरीके से हो चुकी बातचीत, लेकिन बातचीत का एंड नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने कहा कि ब्राजील की टीम जो है वो बोरीवली से हार जाएगी। जो तमाम बड़े बड़े डिप्लोमेट और रॉ के चीफ पुराने बैठे हुए थे, वो बाप रे बाप ऐसा ऐसा ज्ञान देते थे, लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा। इस आदमी ने उठा करके किताब बाहर फेंक दी, उनका हो गया, चलो खत्म करो शाम को। तो किसी चीज के हल करने का तरीका कभी कभी बड़ा हाई फंडा नहीं होता है, इसमें ये डालिए वो डालिए, उन्होंने कहा भाई ये हो गया, ये बन गया, खा लो खाना। तो कितनी देर, कितने सारे बारीकियां थी कि राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं है और वहां नहीं है बहुमत, और ये कैसे होगा और वो कैसे होगा और ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो गया। अब जो लोग बारूद की बात कर रहे थे कि बारूद है, जो इसे छुएगा वो जल जाएगा, वो मोहतरमा कहां जल रही है उनका पता नहीं चल रहा। वो सुबह शाम इस चिंता में क्या करें, नेट काम नहीं कर रहा, अब तो घर से बाहर भी बात नहीं जा रही। इसलिए मैंने कहा ये जो शक्ति का प्रदर्शन है, इसको निजी तौर पे भले ही न करें, लेकिन राष्ट्र को चलाने वाले लोग, उन लोगों को शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहिए।